हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने पेप्टिक अल्सर में बता दिया है, जब पेप्टिक अल्सर का सर्जिकल मैनेजमेंट बताया था उस टाइम जो आउटलाइन है इसकी वो बता चुका हूँ। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज से हम 20 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, देन आपको 15 मिनट मिलेगी जिनके अंदर आपको आंसर देना है। साथ में अपना नाम ज़रूर लिखें क्योंकि टॉप 3 स्टूडेंट्स का नाम नेक्स्ट वीडियोस में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, आप आंसर ज़रूर दें, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपको आंसर ज़रूर देना है। आपको एक्सप्लेनेशन का वीडियो मिल जाएगा। देखिए, आंसर से आपको डाउट है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका तो आपके क्या होंगे, एक क्वेश्चन में 3 में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डंपिंग सिंड्रोम, रैपिड एम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन अकर्स फॉलोइंग गैस्ट्रिक रिसेक्शन। यानी कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन, गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से जो भी फूड कंटेंट आप ले रहे हो, यानी जो पेशेंट है डंपिंग सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, वो अगर फूड ले रहा है तो फूड डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि उसके जो गैस्ट्रिक है वो रिसेक्शन हो चुकी है, मीन्स यानी कि गैस्ट्रिक सर्जरी हो रखी है, उसके स्टोमक के कुछ पार्ट को रिमूव कर दिया गया है या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो चुकी है, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। आप वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग विच लीड्स टू इंक्रीज इन डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलस डोंट टर्न इनटू काइम। बोलस किसको बोलते हैं? बोलस बोलते हैं जब पेशेंट या कोई भी पर्सन जो खाना माउथ के अंदर, जैसे आप खाना खाते हो, देन वहाँ पर सलाइवा का मिक्सचर होता है, वहाँ से जब फूड इसोफेगस के थ्रू स्टोमक की तरफ जाता है, तो जब इसोफेगस की तरफ जा रहा है उस फूड को बोला जाता है बोलस। और काइम जब स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेज वगैरह उनके अंदर मिक्सअप होते हैं और जो लार्ज पार्टिकल्स है उनको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, देन जो मिक्सचर बनता है वहाँ पर जो भी फ्लूइड, जो भी जूसेज फूड के अंदर मिलते हैं और जो मिक्सचर बनाते हैं उसको बोला जाता है काइम। याद रखना, काइम से क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको याद रखना है गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से डंपिंग सिंड्रोम हो रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से, यानी कि सर्जरी का एक कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट है कोजेज। गैस्ट्रिक सर्जरी बता दिए, गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से आपको ये डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। याद रखना, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी का दूसरा नाम होता है रॉक्स एंड वाई ऑपरेशन। रॉक्स एंड वाई ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी को अगर स्टोमक की किसी प्रकार से सर्जरी हो रखी है तो आपको डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी फॉर वेट लॉस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज टूडेज। यानी कि आज के समय में अगर किसी की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो रखी है तो वेट लॉस मेनली आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि फूड का डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा तो पेरिस्टाल्सिस भी बढ़ेंगे। पेरिस्टाल्सिस बढ़ेंगे तो क्या होगा, डायरिया कोज होगा। डायरिया कोज होगा तो सीधी सी बात है वेट लॉस देखने को मिलेगा। तो याद रखना, वेट लॉस गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो चाहे गैस्ट्रिक सर्जरी हो, उनमें वेट लॉस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है अर्ली क्लिनिकल फीचर। सबसे पहले आपको कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे? फर्स्ट है इट इज अकर 5 to 10 मिनट आफ्टर ईटिंग। यानी जो डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है उसने जैसे ही खाना लिया है उसके तुरंत 5 से 30 मिनट के अंदर आपको एक
जो अर्ली क्लिनिकल फीचर्स वो आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होने की वजह से पेन और क्रैम्प आपको देखने को मिलेंगे। डायरिया, पेरिस्टालसिस बढ़ने की वजह से डायरिया कोज होगा। स्वेटिंग यानी स्वेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए स्वेटिंग क्यों हो रही है? हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। आपने ये तो सुना होगा कि कोई पेशेंट या कोई पर्सन अगर शुगर ज़्यादा लेता है तो उसके अंदर डायबिटीज़ की कंडीशन अराइज होती है। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर शुगर लेने से हाइपोग्लाइसीमिया होगा। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने ये सुना है कि कोई पर्सन चीनी खाएगा तो उसको डायबिटीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ध्यान रखना, आगे मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा। नेक्स्ट है नोजिया। नोजिया वोमिटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमन है। नेक्स्ट है फीलिंग अनकंफर्टेबली फुल और ब्लोटेड आफ्टर ए मील, यानी जो डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अपना जो स्टोमक है, सॉरी स्टोमक तो है ही नहीं क्योंकि सर्जरी कर रखी है, यानी कि अपना पेट भरा हुआ है, उसको खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट है और ब्लोटेड आफ्टर ए मील, यानी जैसे वो खाना खाएगा तो उसको ब्लोटेड यानी कि गैस फॉर्मिंग हो जाएगी। गैस फॉर्मिंग होगी तो क्या होगा? जो एब्डोमेन है उसकी साइज लार्ज होगी। उसको अनकंफर्टेबली इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि गैस फॉर्मिंग हो रही है और उसको फील हो रहा है कि अपना पेट भरा हुआ है। नेक्स्ट है स्वेटिंग, या हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होगा। डिजीनेस, वीकनेस, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होते हैं। फ्लशिंग और ब्लूइशिंग ऑफ द फेस और स्किन, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, या तो हार्ट बीट तेज जाएगी या फिर इरेगुलर यानी कि ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कंडीशंस अराइज हो सकती है। ये मेनली आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर ये क्या है? अर्ली सिम्टम्स, कुछ इनमें कॉमन भी है, याद रखना। नेक्स्ट है लेट क्लिनिकल फीचर। इट इज़ अकर 2 to 3 आवर आफ्टर मील। जो डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है उसने खाना ले लिया है, खाना लेने के बाद 2 से 3 घंटे बाद में जो क्लिनिकल फीचर आपको देखने को मिलेंगे उनको बोलते हैं लेट क्लिनिकल फीचर्स। देखिए इसके अंदर फर्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम excessive movement of sugar into the intestine, which raises the body's blood glucose level and causes the pancreas to increase its release of the hormone insulin। देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है? एक्सेसिव मूवमेंट हो रहा है किसका? शुगर का। यानी जो पेशेंट है उसने कोई भी शुगर का प्रोडक्ट लिया है या फिर कार्बोहाइड्रेट लिया है, वो कहाँ जा रहा है? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाएगा तो जो आपने शुगर ली है या फिर कार्बोहाइड्रेट लिया है उससे जो एनर्जेटिक है यानी कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। ब्लड के अंदर जैसे एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्रेन मैसेज देगा पेनक्रियाज को कि आप इंसुलिन सिक्रेट करो। ब्लड का जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ चुका है तो पेनक्रियाज क्या करेगा? इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करेगा। अब जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो डंपिंग सिंड्रोम हो रखा है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का होगा नहीं क्योंकि पेन जो स्टोमक है वो काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब क्या करेगा? इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है उसको एकदम रैपिडली यानी जल्दी से उसको गिरा देगा, जिससे क्या कॉज होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द इंक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन कॉजेज ए रैपिड ड्रॉप इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ए कंडीशन नोन एज एलिमेंट्री हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड शुगर। मैंने बता दिया है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो क्या करेगा? पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा करेगा, जिससे क्या होगा? जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है वो रैपिडली यानी एकदम से गिर जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है या डिक्रीज होता है तो वो कंडीशन कहलाती है एलिमेंट्री हाइपोग्लाइसीमिया और लो ब्लड शुगर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है रैपिड वीकनेस और इरेगुलर हार्ट बीट। देखिए ये
लेट साइन है जो हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलते हैं। आपको कमजोरी रहेगी, साथ ही इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हार्ट बीट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इसमें है जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए जीटीटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आप शुगर ले रहे हो या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपको मॉनिटर करना है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन अराइज हो सकती है, इसलिए जीटीटी किया जाता है। देखिए जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मेजर बॉडी रेस्पॉन्स टू शुगर, जो बॉडी का रेस्पॉन्स है शुगर के प्रति उसको मेजर किया जाता है जीटीटी में। नेक्स्ट है लो ब्लड शुगर बिटवीन 120 एंड 180 मिनट आफ्टर ड्रिंकिंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन। जो भी आपने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है उसके 120 से 180 मिनट बाद आपको जो ब्लड शुगर है वो आपको लो मिलती है, तो आप समझ जाना कि डंपिंग सिंड्रोम हो रखा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन हेमेटोक्रिट ऑफ मोर देन 3% एट 30 मिनट्स। आपने जैसे ही ग्लूकोज लिया है उसके बाद में हेमेटोक्रिट का लेवल अगर 3% बढ़ा हुआ मिलता है 30 घंटे बाद, तो ये डायग्नोस करता है कि पेशेंट डंपिंग सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट है राइज इन पल्स रेट ऑफ मोर देन 10 बीट्स पर मिनट आफ्टर 30 मिनट। आपने जैसे ही जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो आपने पेशेंट को पिलाया है उसके जस्ट 30 मिनट बाद आपको जो पल्स रेट है वो 10 बीट पर मिनट बढ़ी हुई मिलेगी। अगर ऐसी कंडीशंस अराइज हो रही है तो पेशेंट सफ़र कर रहा है डंपिंग सिंड्रोम से। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल हेमेटोक्रिट वैल्यू होती है 40 to 50%। एम्स पटना में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट है डायग्नोसिस गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्किंटिग्राफी। चलिए इसके अंदर देखते हैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्किंटिग्राफी टेस्ट इन्वॉल्व्स ईटिंग ए ब्लेंड मील दैट कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। देखिए पेशेंट को क्या खिला रहे हो, पहले ब्लेंड मील्स यानी तो खिचड़ी है, दलिया है, वो आप खिला रहे हो। कुछ अमाउंट में उसमें क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जिनसे जो रेडियोलॉजिस्ट है वो पता कैसे लगाएगा। देखिए नेक्स्ट है एन एक्सटर्नल कैमरा स्कैन द एब्डोमन टू लोकेट द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। यानी कि जो कैमरा है यानी एब्डोमन से आपको स्कैन करना है, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो स्कैन करेगा एंड क्या पता लगाएगा, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनसे पता लगाएगा कि कब कितने समय में कहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसा कुछ पता लगाता है रेडियोलॉजिस्ट। द रेडियोलॉजिस्ट मेजर्स द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग एट 1, 2, 3 एंड 4 आवर्स आफ्टर द मील। यानी कि जैसे पेशेंट खाना खा लेता है उसके बाद में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो स्कैन करता है, यानी कि एब्डोमेन से स्कैन करता है स्किंटिग्राफी के द्वारा और पता लगाता है कि जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो रही है वो कितने समय में हो रही है, 1 घंटे में हो रही है, 2 घंटे में हो रही है, 3 घंटे में हो रही है या फिर 4 घंटे में हो रही है। नेक्स्ट है द टेस्ट कैन हेल्प कन्फर्म ए डायग्नोसिस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। ये टेस्ट भी कन्फर्म करता है कि पेशेंट डंपिंग सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट अच्छे से पता लगा लेगा कि जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है वो 1 घंटे में हो रही है या फिर इससे पहले हो रही है, तो पेशेंट सफ़र कर रहा है डंपिंग सिंड्रोम से। देखिए नॉर्मली जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होनी चाहिए वो 1 से 3 घंटे बाद में होती है, और वो भी स्मॉल अमाउंट में, यानी कि 5 से 10 ml पहले निकला, फिर 5 से 10 ml फिर डिओडिनम के अंदर चला जाता है। अगर वैसे होता है तो वो है नॉर्मल कंडीशन, बट यहाँ पर क्या है डंपिंग सिंड्रोम, तो इसके अंदर क्या होगा, रैपिड एम्पटिंग होगा। जो स्टोमक है, सॉरी स्टोमक तो है ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा। स्टोमक अगर है यानी सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो रखी है तो भी मॉनिटर किया जाता है कि स्टोमक के अंदर जो फूड कंटेंट है वो कितने देर के लिए रुकते हैं। इसलिए गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्किंटिग्राफी भी इसके अंदर यूज़ ली जाती है। याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया डंपिंग सिंड्रोम में देखने को मिलता है। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं अलग से आपको बताता रहता हूँ। और आप ये भी याद रखना आज से आपका
टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको सभी को पार्टिसिपेट होना है और अपना नाम ज़रूर लिख देना आंसर के साथ में। आपको सॉल्यूशन है वो वीडियोस के थ्रू मिलता रहेगा। देखिए मैं एक आंसर यानी कि जो क्वेश्चन है उसका एक आंसर दूंगा, उससे आपको एक ही आंसर पता चलेगा, उसका जो रेशनल है वो आपको पता नहीं चलेगा। क्वेश्चंस एनक्लेक्स बेस्ड होंगे, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी टाइप से आपके क्वेश्चंस सेट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाइट। इसके अंदर कौन सी डाइट यूज़ करनी है। अगर डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। फर्स्ट है लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन इन डाइट, यानी कि आप डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट लो रखनी है और हाई प्रोटीन डाइट आपको यूज़ करनी है। मैंने बता दिया है कार्बोहाइड्रेट इनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली किस में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और इंसुलिन रिलीज होता है, देन क्या करता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए लो कार्बोहाइड्रेट आपको यूज़ करनी है, हाई प्रोटीन डाइट आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग सिंपल शुगर्स सच एज टेबल शुगर्स विच कैन बी फाउंड इन कैंडी सिरप सोडाज एंड जूसेस बिवरेज, यानी कि जो टेबल शुगर चीनी आप बोलते हो वो आपको अवॉइड करनी है। जो सिंपल शुगर होती है उनको आपको अवॉइड करनी है। ये किन में मिलती है, कैंडी है, सिरप है, कुछ सिरप आती है जो मीठी आती है यानी स्वीट आती है, तो उनको भी अवॉइड करनी है। सोडाज जूस बिवरेजेज है इनको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट है 6 स्मॉल इवेंटली स्पेस्ड मील पर डे एडमिनिस्टर, आपको दिन में 6 बार खाना खिलाना है, वो भी थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है सेमी फॉवलर पोजीशन यूज आफ्टर ईटिंग, यानी आपने डंपिंग सिंड्रोम के पेशेंट को जैसे ही आपने खाना खिलाया है, खाना खिलाने के बाद में सेमी फॉवलर पोजीशन आपको यूज़ करनी है। मैंने बताया था फॉवलर पोजीशन 45 to 60 डिग्री, हाई फॉवलर पोजीशन 90 डिग्री और सेमी फॉवलर पोजीशन 15 to 30 डिग्री। याद रखना क्योंकि डिग्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कितने डिग्री पे कौन सी पोजीशन यूज ली जाती है। तो आपको याद रखना हाई फॉवलर, फॉवलर एंड सेमी फॉवलर तीनों की डिग्रीज मैंने बता दी है, आपको याद रखना है। ये है डाइट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना डाइट को। वैसे मैंने भी 2 क्वेश्चंस लास्ट में ऐड किए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, जो मैंने लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, उन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आपको राइट आंसर ज़रूर देना है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं तो हुई, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उनके आंसर्स, लेकिन आप केयरफुली और ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछा करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट। एक ड्रग आती है जिसका नाम है ऑक्ट्रियोटाइड। देखिए नाम थोड़ा लेंथी है, ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन, ये इसमें यूज़ लिया जाता है। ये एक एंटी डायरियल ड्रग है, आप लोप्रामाइड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। याद रखना ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन जो सबक्यूटेनियसली यूज़ लिया जाता है, याद रखना सबक्यूटेनियसली यूज़ लिया जाता है। दिस एंटी डायरियल ड्रग टेकन बाय इंजेक्शन अंडर द स्किन सबक्यूटेनियसली कैन स्लो द एम्पटिंग ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, यानी कि आप ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन दे रहे हो सब क्यूटेनियसली स्किन के अंडर। जैसे आप स्किन के अंडर दोगे मतलब सब क्यूटेनियसली आप जो इंजेक्शन है वो लगा रहे हो। ये क्या करता है, एंटी डायरियल एक्शन, यानी कि ये जो फूड है इंटेस्टाइन के अंदर उसको स्लोली पास आउट करता है, यानी कि धीरे धीरे एम्प्टी करेगा इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट है पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड नोजिया, वोमिटिंग एंड स्टोमक अपसेट, यानी आप ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन दे रहे हो, इसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट अराइज होंगे जैसे नोजिया, वोमिटिंग एंड स्टोमक अपसेट। देखिए नोजिया और वोमिटिंग ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम की हर एक डिजीज़ कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नोजिया एंड वोमिटिंग, कॉलेज टाइम में बहुत से स्टूडेंट थे जो सिर्फ यही याद रखते थे नोजिया एंड वोमिटिंग।
आगे पता नहीं रहता था उनको कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आपको भी ध्यान रखना है। आगे मैंने स्टमक अपसेट भी लिखा है। ओके डियर, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए तैयार किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग क्लाइंट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम विच फाइंडिंग अर्ली साइन ऑफ इट। देखिए मैंने अर्ली क्लिनिकल फीचर्स बताए थे, आप वहाँ पर वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप ऑप्शन दे के आंसर लगाइएगा। दोबारा आप बैक करके आप अर्ली साइन सिम्टम देखोगे, टाइम वेस्ट होगा। आप वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखा करो, जिससे आपको वापस बैक नहीं जाना पड़े। चलिए आपको इसमें आंसर बताना है। ए है स्वेटिंग एंड पायरोसिस, बी है स्वेटिंग एंड शार्प पेन, सी है पेलर एंड स्वेटिंग, डी है स्वेटिंग एंड हाइपरग्लाइसीमिया। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर ज़रूर देना है। गलत आए गलत दीजिए, राइट आए तो राइट दीजिए। राइट आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गलत आता है तो और भी अच्छी बात है, मैं बताऊंगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए। विच टाइप ऑफ डाइट आर यूज इन द डंपिंग सिंड्रोम। कौन सी डाइट यूज़ की जाती है डंपिंग सिंड्रोम में, ये मैंने अभी अभी बताया जस्ट डाइट के अंदर। ए है हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन, बी लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट, सी लो प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, डी लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन। आपको राइट आंसर इसका ज़रूर देना है। चलिए ये था आज का टॉपिक डंपिंग सिंड्रोम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है। आप इवनिंग में एक्टिव रहिए, आपका टेस्ट ज़रूर होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।